हम एक ऐसे अर्थशास्त्र या इकोनॉमी की बात करने वाले हैं जो देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट या दुनिया के किसी भी शेयर बाजार से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेट है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी एरर के काम करती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता, जिसमें हम इसकी आकार, इसके काम करने के तरीके और एनर्जी के फ्लो को समझेंगे। हाँ, और हमारे पास आज बायोलॉजी के ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स, इकोलॉजी के मॉडर्न पेपर्स और बहुत सारा डेटा है इस चर्चा के लिए। सही कहा। तो हमारा मिशन आज बहुत क्लियर है। हमें नेचर की इस विशाल मशीनरी को एक तरह से डीकोड करना है। हम लोग अक्सर प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, जीडीपी, इन सब की बातें करते हैं ना। हाँ, रोज की खबरों में यही होता है। लेकिन सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि बिना किसी बैंक के, बिना किसी पैसे या करेंसी के नेचर का ये पूरा इकोनॉमिक्स आखिर काम कैसे करता है। मतलब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के जरिए एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक का अस्तित्व कैसे बैलेंस्ड रहता है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी अदृश्य या इनविजिबल इकोनॉमी की परतों को खोलने वाले हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। नजरिया बदलना पड़ेगा मतलब किस तरह से? देखिए, जब हम किसी जंगल या झील को देखते हैं तो हम अक्सर चीजों को अलग अलग यूनिट्स में देखते हैं। एक पेड़ देख लिया, एक जानवर या थोड़ी सी मिट्टी देख ली। सही बात है, हम उन्हें अलग अलग हिस्सों में ही प्रोसेस करते हैं। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद है इन सभी डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना। इकोसिस्टम, चाहे वो घर के पीछे का एक छोटा सा तालाब हो या अमेज़न का विशाल रेन फॉरेस्ट, दोनों ही अपने आप में पूरी दुनिया है। बिल्कुल, दोनों ही एक ऐसा एक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां बायोटिक यानी जीवित और एबायोटिक यानी निर्जीव घटक आपस में लगातार इंटरैक्ट करते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जहां कोई भी पुर्जा बेकार नहीं है। हर एक हिस्से का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हाँ, और इस मशीनरी का जो आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन की बात करें तो रिसर्च पेपर्स में एक टर्म आता है स्ट्रैटिफिकेशन, या जिसे हम स्तरीकरण कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत गहराई से समझाया गया है और बहुत फैसिनेटिंग भी है ना? अगर इसको हम अर्बन प्लानिंग या शहरी नियोजन के एंगल से देखें तो जंगल में रहने वाले जीवों और पौधों का अपना एक पूरा अपार्टमेंट सिस्टम होता है। अपार्टमेंट सिस्टम, ये एनालॉजी काफी सटीक बैठती है। हाँ, देखिए, जैसे शहरों में जगह की कमी होती है तो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक वैसे ही जंगल में भी एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी सबसे ऊपर की मंजिल पर विशाल कैनपी वाले ऊंचे पेड़ होते हैं। एग्जैक्टली। वो टॉप फ्लोर पेंटहाउस वाले लोग हैं जो सबसे ज्यादा धूप एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उनके ठीक नीचे वाले लेवल पर श्रब्स या झाड़ियां होती हैं जो थोड़ी कम रोशनी में भी अपना गुजारा कर लेती हैं। और सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर हर्ब्स और घास का साम्राज्य होता है। तो नेचर ने ये सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि रिसोर्सेज के लिए, खास करके सूरज की रोशनी के लिए, उनके बीच में कम से कम टकराव हो। सही कहा। ये रिसोर्स पार्टीशनिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाली एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को इजीली क्लियर कर देती है। हर पौधा अपनी रोशनी की जरूरत के हिसाब से अपनी मंजिल चुन लेता है। लेकिन अगर हम इस आर्किटेक्चर को और भी माइक्रो लेवल पर देखना चाहें तो क्या होगा? उसके लिए एक छोटे से तालाब यानी पॉन्ड का मॉडल बहुत कुछ क्लियर कर देता है। एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग दुनिया है, जिसे हम पूरे अर्थ के बायोस्फीयर का एक माइक्रो मॉडल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इस तालाब में एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे पानी, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तालाब के बेस की मिट्टी और वहां का टेम्परेचर। और दूसरी तरफ इसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। हाँ, जैसे प्रोड्यूसर्स के रूप में वहां माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, कंज्यूमर्स के रूप में जूप्लैंक्टन या मछलियां होती हैं, और डीकम्पोजर्स का काम वहां तालाब के बॉटम में बैठे बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। एग्जैक्टली। यानी जो बड़ा काम जमीन पर विशाल जंगल कर रहे, वही सेम साइकिल तालाब के अंदर ये छोटी सी व्यवस्था कर रही है। कमाल की बात है। अब देखिए, इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए किसी न किसी तरह के फ्यूल या प्रोडक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही। बिना एनर्जी और प्रोडक्शन के तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। सही। तो डेटा में ये जो प्रोडक्टिविटी का मैथ्स दिया गया है वो किसी भी मॉडर्न बिजनेस के रेवेन्यू मॉडल से बहुत मिलता जुलता लगता है। रेवेन्यू मॉडल से कैसे? इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी, और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी। हाँ,
इसको हम एक इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटल के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। बिल्कुल। इसके जरिए पौधे जो टोटल एनर्जी या बायोमास बनाते हैं वो उनकी टॉप लाइन रेवेन्यू है, यानी उनकी कुल कमाई। इसको हम जीपीपी कहते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस बिना ऑपरेशनल कॉस्ट के तो नहीं चलता। जाहिर है, पौधों को खुद भी तो जिंदा रहना है, उन्हें अपनी जड़ों को बढ़ाना है, फूल खिलाने हैं, और इस पूरे प्रोसेस में वो खुद भी तो सांस लेते हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सही। तो जब हम पौधों की उस टोटल कमाई यानी जीपीपी में से उनके खुद के रेस्पिरेशन वाले खर्च को हटा देते हैं, तो जो शुद्ध मुनाफा बचता है, नेट प्रॉफिट, वही एनपीपी है। जीपीपी माइनस आर इक्वल्स एनपीपी। बिल्कुल। और इकोलॉजी के नजरिए से यही एनपीपी ही वो असली संपत्ति है जो हर्बीवोर्ड्स और आगे चलकर डीकंपोजर्स को मिलती है। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी के डेटा में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, ओशन प्रोडक्टिविटी वाला डेटा है वो लगभग 170 बिलियन टन्स आंकी गई है ड्राई वेट के हिसाब से। और यहाँ हैरान करने वाली बात ये आती है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। 70%? हाँ, और इसके बावजूद इस 170 बिलियन टन्स में महासागरों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 55 बिलियन टन्स ही है। ये सुनकर सच में अजीब लगता है। यानी 70% एरिया कवर करने के बावजूद भी उनका प्रोडक्शन 1/3 से भी कम है। पहली बार सुनने में ये डेटा बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। ऐसा लगता है जैसे महासागर एक तरह के इकोलॉजिकल डेजर्ट्स हों। इतनी विशाल जगह होने के बावजूद प्रोडक्शन इतना कम क्यों है आखिर? इसके पीछे काफी गहरे साइंटिफिक कारण हैं। असल में महासागरों में सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम ओशन में? हाँ, देखिए, सरफेस पर सूरज की रोशनी तो होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, लाइट कम होती जाती है और एक पॉइंट के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है जहां फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया। बिना रोशनी के जीपीपी कैसे बनेगी? और इसका दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है न्यूट्रिएंट्स की कमी। जमीन पर तो बारिश और डिकम्पोजिशन से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब लगातार मिलते रहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन खुले महासागरों में इन मिनरल्स की भारी कमी होती है। जो मरीन जीव मरते हैं वो समुद्र के तल में डूब जाते हैं। ओह, तो उनके न्यूट्रिएंट्स उस गहराई में ही लॉक हो जाते हैं। सही कहा। वो वापस सरफेस के फाइटोप्लैंक्टन तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। इसलिए ओशन नेचर की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल का भारी संकट है। ये बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव है। ओशन के इस लिमिटेशन को समझने के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो जाहिर है हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। तब क्या होता है? क्योंकि नेचर में कचरा जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। जो एक के लिए कचरा है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। वहीं से शुरू होती है डिकम्पोजिशन, यानी अपघटन की कहानी। ये नेचर की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। अगर हम इमेजिन करें कि जंगल में एक पत्ता गिरता है तो वो बेकार नहीं हुआ है, बल्कि उसने एक नई प्रोसेस को जन्म दिया है। और ये रिसाइकलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चलती है। ये कोई सिर्फ सड़ने वाली प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है। इस फैक्ट्री के सबसे पहले एम्प्लॉइज होते हैं डिट्रेटिवोर्स, जैसे केचुए या डीमक, जिन्हें हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। हाँ, ये आकर इस डेड मैटर, जिसे हम डिट्राइटिस कहते हैं, उस पर दावत उड़ाते हैं। उनका मेन काम होता है फ्रैगमेंटेशन करना, यानी बड़े पत्तों या अवशेषों को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। बिल्कुल। इससे उस मैटर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमें पानी में चीनी जल्दी घोलनी हो तो हम उसे पीस लेते हैं। सही एनालॉजी है। ये तो हो गया मैकेनिकल ब्रेकडाउन। इसके बाद जब जंगल में बारिश होती है तो ये डेड मैटर एक तरह के कॉफी फिल्टर का काम करता है। कॉफी फिल्टर? हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स पानी में सॉल्यूबल होते हैं वो पानी के साथ बहकर मिट्टी की गहरी परतों में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। बिल्कुल। और ये मिनरल्स के रूप में वहां सेफ हो जाते हैं। इसके बाद नेचर अपना केमिकल ट्रीटमेंट शुरू करती है, जिसे कैटाबोलिज्म कहा जाता है। यहाँ बैक्टीरिया और फंगस अपने पावरफुल एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो इन छोटे टुकड़ों को और भी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। और ये पूरी प्रोसेस एक साथ कंटिन्यूअसली चल रही होती है। लेकिन मिट्टी के अंदर दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस दौरान। एक तो ह्यूमिफिकेशन है, राइट, है ना? हाँ। इस प्रोसेस में एक डार्क कलर का बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। सुनने वालों के लिए इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि ह्यूमस मिट्टी का एक
स्विस बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट है। ये फिक्स डिपॉजिट वाला टर्म बहुत सटीक है ना? है ना? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को आसानी से झेल लेता है और जल्दी ब्रेक नहीं होता। ये मिनरल्स को बांध कर रखता है और जरूरत पड़ने पर पौधों को धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ बह ना जाए। और अल्टीमेटली इस फिक्स डिपॉजिट को भी धीरे धीरे तोड़ा जाता है, जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स उस ह्यूमस को तोड़कर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे प्योर इनऑर्गेनिक मिनरल्स को वापस मिट्टी में रिलीज कर देते हैं, जहां से नई जड़ें उन्हें फिर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरह जीवन का एक लूप, एक चक्र पूरा होता है। लेकिन इस चक्र की स्पीड हर जगह सेम नहीं होती। क्लाइमेट इस रिसाइकलिंग फैक्ट्री की स्पीड डिसाइड करता है। हाँ, क्योंकि डीकंपोजिशन मेनली एक ऑक्सीजन बेस्ड प्रोसेस है। ट्रॉपिकल जंगल्स को ही देख लीजिए, जहां टेम्परेचर गर्म होता है और मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। वहाँ ये मैटर कुछ ही हफ्तों में सड़कर मिट्टी बन जाता है, स्पेशली तब जब उस डेड मैटर में नाइट्रोजन और शुगर ज्यादा हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम टंड्रा रीजन्स या बॉग्स को देखें, जहां बहुत ठंड है और ऑक्सीजन की कमी है, या फिर पत्तों में लिग्निन और काइटिन जैसे हार्ड सब्सटेंसेस ज्यादा हों, तो यही प्रोसेस सालों ले लेती है। और इस स्लो प्रोसेस का एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से ठंडे और दलदली इलाकों में पीट का निर्माण होता है, जो कार्बन का एक बहुत बड़ा भंडार है। अगर डीकंपोजिशन की स्पीड हर जगह एक जैसी होती तो अर्थ का कार्बन साइकिल पूरी तरह से अलग होता। डेफिनेटली। तो मिट्टी तैयार हो गई, न्यूट्रिएंट्स वापस आ गए, लेकिन इस विशाल इंजन को चलाने के लिए लगातार एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है। हाँ, न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम के अंदर गोल गोल घूम सकते हैं, लेकिन एनर्जी कभी रिसाइकिल नहीं होती। वो एक ही डायरेक्शन में बहती है, और हमारे इस पूरे प्लैनेट का इकलौता पावर हाउस है सूरज। डीप सी के कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम्स को छोड़ दिया जाए तो हर एक जीव इनडायरेक्टली सूरज की एनर्जी पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग डेटा पॉइंट है। सूरज की जितनी रोशनी धरती तक पहुंचती है, उसका 50% से भी कम हिस्सा पौधों के काम का होता है। इसको PAR या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पौधे इस PAR का भी सिर्फ 2 से 10% हिस्सा ही अब्जॉर्ब कर पाते हैं। सिर्फ 2 से 10%। ये नंबर्स बताते हैं कि नेचर एक्चुअली में कितनी एफिशिएंट है। सूरज की एनर्जी का ये बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही धरती के पूरे जीवन को एक तरह से फंड कर रहा है। यहाँ हमें थोड़ा फिजिक्स को भी लाना पड़ेगा। हाँ। थर्मोडायनामिक्स के रूल्स इकोसिस्टम पर बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं, स्पेशली एंट्रोपी का प्रिंसिपल। यूनिवर्स में हमेशा डिसऑर्डर या अव्यवस्था बढ़ती है, लेकिन इकोसिस्टम इस एंट्रोपी के खिलाफ एक लगातार जंग लड़ता है। जीवित प्राणी अपने अंदर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगातार एनर्जी यूज करते हैं। और क्योंकि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल या एक तरफा होता है, सूरज से पौधों तक, फिर जानवरों तक, इसीलिए इसको लगातार बाहर से रिचार्ज करना पड़ता है। और इसी एक तरफा एनर्जी फ्लो को हम फूड चेन्स के रूप में देखते हैं। सबसे कॉमन जो हम जानते हैं वो है ग्रेजिंग फूड चेन या GFC, जो सूरज की रोशनी और जीवित पौधों से शुरू होती है। सिंपल सा मॉडल है। घास उगी, उसे बकरी ने खाया और बकरी को किसी टॉप कार्निवोर ने खा लिया। लेकिन जमीन पर यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में असली पावर प्ले कहीं और चल रहा होता है। वाह। वहाँ डिट्राइटिस फूड चेन या DFC का दबदबा होता है। अच्छा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। हाँ, सूरज से आने वाली एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिविंग प्लांट्स से ग्रेजिंग फूड चेन में जाने के बजाय डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रेजिड्यू से होकर गुजरता है, जिसे डीकंपोजर्स और छोटे जीव रिसाइकिल करते हैं। हालांकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसका उल्टा होता है ना। बिल्कुल। वहाँ ज्यादातर एनर्जी ग्रेजिंग फूड चेन यानी फाइटोप्लैंक्टन से मछलियों तक इसी मीडियम से बहती है। और जब एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तो नेचर एक बहुत भारी टैक्स वसूलती है। 10% का नियम। हाँ, रेमंड लिंडमैन ने ये 10% लॉ दिया था। जब कोई हर्बिवोर किसी पौधे को खाता है तो पौधे की टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही उस जीव के बॉडी मास में कन्वर्ट होता है, और बाकी 90% वो रेस्पिरेशन, डेली एक्टिविटीज और हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है। ये रूल इकोलॉजी के सबसे कोर प्रिंसिपल्स में से एक है। इसी टैक्स की वजह से किसी भी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा लेवल्स नहीं हो सकते। हर स्टेप पर 90% एनर्जी का लॉस होना एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर इसको हम ह्यूमन डाइट और ग्लोबल फूड क्राइसिस के एंगल से देखें तो ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो कैसे? देखिए, अगर हम अनाज खाते हैं तो हम प्लांट्स से डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उस जानवर का मांस खाते हैं जिसने वो अनाज खाया है,
तो हम उस ओरिजिनल एनर्जी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रिसीव कर रहे हैं। समझ गई। एनर्जी इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखा जाए तो वेजिटेरियन होना नेचर का सबसे बड़ा डिस्काउंट कूपन है। इससे जमीन और रिसोर्सेज पर जो दबाव है वो कई गुना कम हो जाता है। ये इस थ्योरी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और जब हम इस एनर्जी लॉस को, जीवों की संख्या को और उनके बायोमास को एक ग्राफ के रूप में दिखाते हैं तो वो इजिप्ट के पिरामिड्स जैसा शेप ले लेते हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। इसका बेस हमेशा प्रोड्यूसर से बनता है जो सबसे छोटा होता है, और टॉप पर टॉप कार्निवोर्स होते हैं। मोस्टली ये पिरामिड्स सीधे यानी अपराइट होते हैं। एक ग्रासलैंड का नंबर पिरामिड ले लीजिए, लाखों घास के पौधे, उन पर डिपेंड करने वाले हजारों कीड़े, उन्हें खाने वाले कुछ 100 पक्षी, और एंड में एक बाज। बेस बड़ा, छोटी पतली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, एक पैराडॉक्स है। कैसा पैराडॉक्स? जब हम ओशन के बायोमास पिरामिड को देखते हैं ना, तो वो पूरी तरह से उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड? ये तो नेचर के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है ना? समुद्र में मेन प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन है, जिनका टोटल वेट या बायोमास बहुत कम होता है, और उन्हें खाने वाली मछलियों या व्हेल्स का बायोमास बहुत ज्यादा होता है। मैथमेटिकली तो ये इम्पॉसिबल लगता है। मतलब 10 किलो खाना 100 किलो वेट को कैसे सस्टेन कर सकता है? ये चमत्कार होता कैसे है आखिर? इसका राज उनके टर्नओवर रेट या उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड में छुपा है। फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। उनकी लाइफ साइकिल कुछ दिनों या घंटों की होती है। समझ रहा हूँ। इसको एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर की तरह समझिए, जिसका गोदाम बहुत छोटा है यानी लो बायोमास, लेकिन वहां दिन में 10 बार नया सामान आता है और बिक जाता है। और दूसरी तरफ मछलियां एक बड़े वेयरहाउस की तरह हैं। एग्जैक्टली। मछलियां उन फाइटोप्लैंक्टन को लगातार खाती रहती हैं, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन इतनी तेजी से नए पैदा हो जाते हैं कि वो उस विशाल पॉपुलेशन को आराम से हैंडल कर लेते हैं। इसलिए अगर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर मेजर किया जाए तो मछलियों का बायोमास ज्यादा निकलता है और पिरामिड उल्टा बन जाता है। ये ग्रोसरी स्टोर वाली एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। लेकिन एक रूल ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, चाहे टर्नओवर रेट कुछ भी हो। वो कौन सा? एनर्जी का पिरामिड। वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। सही पॉइंट है। बायोमास या नंबर्स का पिरामिड उल्टा हो सकता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड हमेशा हर सिचुएशन में सीधा ही रहेगा। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का रूल फिक्स्ड है। एनर्जी हमेशा लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाती है और हर स्टेप पर हीट के रूप में लॉस होती है। इसलिए प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा कंज्यूमर्स से ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन इन पिरामिड्स के साथ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम भी तो है। किस तरह की प्रॉब्लम? ये पिरामिड्स नेचर को एक बहुत ही सीधी और लीनियर व्यवस्था के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जबकि रियलिटी में नेचर इतनी सिंपल नहीं है। ये इस पिरामिड मॉडल की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। ये पिरामिड्स नेचर के कॉम्प्लेक्स फूड वेब या खाद्य जाल को दिखाने में फेल हो जाते हैं। नेचर में कोई ऐसी फिक्स्ड कॉर्पोरेट लैडर नहीं है जहां हर कोई सिर्फ अपने स्ट्रिक्टली नीचे वाले लेवल को ही खाएगा। एक ही जीव अलग अलग फूड चेन्स में अलग अलग लेवल पे ऑपरेट कर सकता है। जैसे एक गौरैया या स्पैरो को ही ले लीजिए। हाँ, जब वो बीज खाती है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होती है, लेकिन जब वो किसी कीड़े को खाती है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाती है। इंसान खुद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये पिरामिड मॉडल इस डायनामिक रोल को कैप्चर नहीं कर पाता। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है। हमने देखा कि कैसे नेचर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कैसे एक छोटे से तालाब का पानी पूरे अर्थ के सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। सूरज की रोशनी से लेकर वेंचर कैपिटल जैसी प्रोडक्टिविटी, 10% का हेवी टैक्स और फिर ह्यूमस जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स तक। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां डिमांड और सप्लाई करोड़ों सालों से बिना किसी फॉल्ट के बैलेंस्ड है। सूरज एनर्जी इन्वेस्ट करता है और एंड में डीकंपोजर्स हर डेड सेल को मिनरल्स में बदलकर लाइफ का एक नया साइकिल शुरू कर देते हैं। इस पूरी व्यवस्था का बैलेंस सच में अनोखा है। लेकिन इस डीप डाइव के अंत में साइंस के इन मॉडल्स को देखकर एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। वो क्या? आज की पूरी चर्चा से ये तो क्लियर है कि नेचर में डीकंपोजर्स का रोल शायद सबसे क्रूशियल है। वो इस रिसाइकलिंग फैक्ट्री के मालिक हैं। उनके बिना ये पूरी अर्थ कुछ ही महीनों में कचरे और डेड मैटर के ढेर में बदल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन अनसीन क्लीनिंग स्टाफ को उस पिरामिड में कोई जगह नहीं दी जाती। उन्हें इस पूरी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से बाहर रखा गया है। सुनने वालों के लिए ये सच में एक विचार करने वाली बात है।
जो जीव इस दुनिया को साफ रखते हैं, जिनके बिना लाइफ एक सेकंड आगे नहीं बढ़ सकती, साइंस के सबसे फेमस मॉडल्स में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम नेचर को देखने के इस पुराने और लीनियर पिरामिड मॉडल को पीछे छोड़ दें? हमें एक ऐसे नए मॉडल की जरूरत है जो नेचर की असली कॉम्प्लेक्सिटी को, फूड वेब्स को और इन अनसीन हीरोज को उनका सही मुकाम दे सके। और इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ हम इस सोर्स मटेरियल की आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।